स्टमक अल्सर ये क्या होता है? मैदे के अंदर ज़ख़म को अल्सर कहते हैं। ठीक है। मैदे के अंदर आपके खाना जाता है, जो कुछ आप खाते हैं उसके मिर्चें, घी, गोश्त, नान, पिज़्ज़े, बर्गर जो कुछ आप अंदर ले गए हैं उसको उसने गूंदना भी है, उसके अंदर उसने एसिड भी शामिल करना है। स्टमक के अंदर एसिड होता है, तो एसिड को जो चीज़ बेयर कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, उससे जल नहीं रही, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग या स्पेसिफिक तरीके से बनी हुई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी इनर जो कोटिंग है, जहाँ से गूंदने के बाद कुछ चीज़ें खुराक में शामिल की जाती हैं, उसे ख़ास फ्लूइड की शेप में आगे पाइप्स में भेजा जाता है, उसमें अगर ज़ख़म हो जाए तो फिर ये चीज़ें उस पर लगती हैं। ठीक है। या ज़्यादा गहरा ज़ख़म हो जाए तो खून की उल्टी या काले पखाने आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ये अल्सर है। कई बार फट ही जाए मैदा तो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो जाती है, सर्जरी करनी पड़ जाती है, ठीक है। और कई बार वो अल्सर कैंसर की वजह से भी होता है या उसमें कैंसरस चेंज आ जाती है। तो डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन वो मैदे में कैमरा डाल के पहले देखा जाता है, बायोप्सीज भी ली जाती हैं कि ये मैदे के अंदर ज़ख़म क्यों है। कई बार हमारी मेडिसिन से अल्सर हो जाता है, एस्प्रीन खाते हैं लोग या पेन किलर्स खाते हैं, वो वहीं जाके गोली कहीं स्टक कर गई और वहीं पे उसने लोकल जो है उसके ज़ख़म बना दिया, वो भी हो सकता है। स्टमक हर्निया भी इसी से रिलेटेड है? स्टमक हर्निया ये है कि जो कहा गया है कि खाना खाने के बाद अंगड़ाई ना लें। अच्छा। ठीक है, लेकिन चढ़ती जवानी है, जवाना ने कुछ करना तो होता ही है, ठीक है। तो वो खाना मैदा भर के जब आप अंगड़ाई लेते हैं या वेट ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं तो मैदा जो है, ये जो आपका चेस्ट का पोर्शन है और नीचे पेट का पोर्शन है, एब्डोमेन जो है, इनके दरमियान में डायफ्राम है, एक लेयर है जो फेफड़े उसके ऊपर रेस्ट भी करते हैं, उसकी मूवमेंट से चलते भी हैं। ये जो खुराक का पाइप है, ये यहाँ से डायफ्राम से गुजर के मैदे के मुंह पे जाता है और मैदा नीचे पड़ा हुआ है अंदर। अब जब आप अंगड़ाई लेते हैं तो कई बार जो मैदे का फूड पाइप से मुंसलिक शुरू का पार्ट है वो ऊपर को खिंच जाता है। अगर वो उस पोर्शन से ऊपर आ गया, बॉटल नेक बन गई, वो ऊपर आ गया अंदर की साइड पे और उसमें खुराक भी थी, ठीक। और अब आप रिलैक्स हुए तो वो उस नैरोइंग कंस्ट्रिक्शन के ऊपर जो पार्ट आ गया वो हर्निया टाइप हो गया और ऊपर खुराक भी रुक गई और उसको हम कहते हैं हाइटस हर्निया। उसकी वजह से फिर आपको हर वक्त लगता है जैसे यहाँ पे मेरी खुराक बैठी हुई है, फूड बोलस फंसा हुआ है, या बर्निंग भी होना शुरू हो जाती है। तेज़ाबियत मैदे में अगर हद से ज़्यादा हो जाए उससे भी वो बर्निंग सी रहती है। और अगर वो ऊपर को वापस ऊपर को उस हर्नियल ओरिफिस में उसके जो गेट है वो लूज़ हो गया, स्टमक का अपर माउथ जो है, तो जिस वक्त वो गूंदता है खुराक को तो वो पिचकारी एसिड की ऊपर तक आती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लक्स हो रहा है। इंसान बहुत तंग होता है, कई बार उससे एस्थमा एग्रीवेट कर जाता है, कई बार वो फेफड़ों में खाना सारा चला जाता है और निमोनिया बड़ा शदीद हो जाता है, इवन डेथ भी हो सकती है। सर अक्सर इस एज की जो ख़वातीन और मर्द है ना, वो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही उन्हें बहुत ज़्यादा बर्प्स आते हैं। मतलब हर 2-2 सेकंड के बाद उन्हें बर्प आ रहा होता है, हर 2-2 सेकंड के बाद उन्हें बर्प आ रहा होता है। तो इसकी क्या रीज़न उसकी होती भी है? यही रीज़न होती है कि उनके या तो वो हर्निएशन ऊपर कोई होती है या स्टमक बहुत स्लो हो गया होता है, ढीला पड़ गया होता है, स्टमक की इलास्टिक वीक हो गई है। अब वो खाना उसने खा लिया है, अब वो जब स्टमक उसको गूंदने की कोशिश करता है, उसकी पहले वाली वो इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें हवा भी मिक्स हो रही है और खाना भी है, और वो कभी ज़ोर से मिक्स कर लेता है और कभी उससे पूरा नहीं दबाया जाता और वो डकार कहीं ऊपर को आ जाता है। बहुत ज़्यादा वो जिसे कह लें कि हवा जो है उसमें चूँकि इकट्ठी हुई हुई है तो वो ऊपर को निकल आती है, तो वो डकार सा बन जाता है, बर्प सा बन जाता है। छोटे बच्चे को भी आपने देखा होगा, माएँ फीड करती हैं, फिर उसको कंधे से लगा के पीछे से थपथपाती रहती हैं कि वो डकार ले ले, उसको हवा निकालनी नहीं आती छोटे बच्चे को, ठीक है। बूढ़ों में भी यही मसला होता है, लेकिन अब इनका मैदा श्रिंक करने के साथ ढीला भी पड़ गया होता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं ऑब्वियसली। तो वो जब मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो उनकी एक चीज़ तो ट्रीट हो रही होती है, लेकिन दूसरे ही हाथ कोई और चीज़ उनकी ख़राब हो रही होती है। तो बुज़ुर्गों को इस एज में जो है वो आप ये करेंगे कि उन्हें एक तो नरम ग़िज़ा खिलाएंगे, उनको बिठा के खिलाने के बाद आधा घंटा बिठाए रखेंगे, वो फ़ौरन लेटेंगे नहीं। उनको स्लो खिलाएं, उन्हें ठोंसे ना, उन्हें पहले वाला आराम से नीचे ले जाने दें। वो मुंह से या गले से जाता आपको नज़र आ गया, लेकिन वो स्टमक तक जाते हुए उसको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर अगला लुक़मा उन्हें दें, ठीक है। फिर वो उसे च्यू करते रहें, अच्छी बात उन्हें च्यू करने दें। फिर जब वो ले जाए तो बड़ा सब्र आज़मा काम है। जितने सब्र से उन्होंने आपको पाला था उतने सब्र से अब आप उन्हें पालें।